और छाती में भी जलन होगी, दोनों चीजें जो है वो होंगी इसमें। और खाने में रुचि, खाने को मन नहीं करेगा, न्योजेटिंग फीलिंग होती है, यानी उल्टी आने को मन करता है इसमें। ठीक है, ये लक्षण अगर होंगे तो वो क्या आएगा उसमें, किस में आ जाएगा, ये पित्तज अग्निमंद के जो है वो लक्षण होंगे। ठीक है, ये दो नोट के लिए कर लिया आपने। अब नेक्स्ट हम आएंगे कफज अग्निमंद के जो लक्षण हैं उसमें क्या होगा, उसमें सोचो क्या हो सकता है, सोचिए। इसमें भी मलावरोध भी हो सकता है। इसमें क्या होगा, मुंह में क्या होगा, मीठा मीठापन जो है वो लगेगा, मुंह में जो है लार रहेगी, मुंह में जो है ऐसा लगेगा जैसे जीभ जो है उसके ऊपर मल जमा हुआ है। ठीक है ना, ऐसा प्रतीत होता है। पित्त रस भी नहीं निकल पाएगा, पित्त की थैली से मैंने पाचक रस भी नहीं निकल पाएगा। पित्त की थैली से पित्त रस जो निकलता है, पाचक रस, वो भी नहीं निकल पाएगा, तो मन में पाचन नहीं। किसके केस में? हाँ, पित्त के केस में। कफ के केस में सर, कफ के केस में, क्योंकि कफ उसमें अवरोध पैदा कर देगा ना सर, पित्त की थैली में। वो वातज अग्निमंद में भी ऐसा हो सकता है, उसमें पित्त की थैली में से पित्त कम निकलेगा। कफ में भी ऐसा हो सकता है जी सर। चलो, इसमें क्या होगा, एक तो होता है कि जलन, खट्टे डकार आना, उसके साथ उल्टी आने को मन करे, वो तो पित्तज में है। एक है भरा सा है पेट, ठीक है ना, और भरा भरा पेट हो तो उसके बाद भी उल्टी आने को मन करे पेट में, तो वॉमिटिंग फीलिंग हो, डकार नहीं आ रहे। ठीक है, ये करो, खट्टे डकार नहीं आ रहे। ठीक है, लेकिन पेट में भारीपन लग रहा है, मुंह में मीठापन आने को मन कर रहा है। ठीक है, ऐसा जो लक्षण होगा ये कौन सा होगा, कफज अग्निमंद का जो है लक्षण होगा। आधा घंटा मुख का मीठा रहना और शरीर में थकावट, सुस्ती भरी होगी बहुत ज्यादा। ठीक है, आलस्य रहे। ठीक है, और मैथुन की अनिच्छा होना। ठीक है, ये भी एक लक्षण जो है वो आएगा। तो ऐसे लक्षण होंगे, तो ये जो है किसके लक्षण हैं, ये कफ लक्षण। ठीक है, ऐसे हैं। हाँ जी, कुछ पूछना तो नहीं है किसी ने? कुछ पूछना है? कि चलूं आगे? आगे नहीं डॉक्टर, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। चलो, अब देखो, ये चीज मैं ना मॉडर्न के साथ कंपेयर करूंगा। अब जो है डिस्पेप्सिया की बारी आएगी कि डिस्पेप्सिया क्या होता है, इसका कंपैरिजन अग्निमंद का डिस्पेप्सिया के साथ। तो डिस्पेप्सिया क्या चीज है, उसके क्या लक्षण बताएं वो मैं आपको, ये आप लिख लीजिए, आपको याद रहेगा, इससे पता लग जाएगा, कंपैरिजन हो जाएगा आपको। इंग्लिश में लिख लीजिए, जो इंग्लिश में लिख सकता है, लिख सकते हैं ना इंग्लिश में सारे, हिंदी अनुवाद दूंगा साथ में। ठीक है सर। डिस्पेप्सिया क्या है, कहता है डिस्पेप्सिया इज डिफाइंड एज परसिस्टेंट डिस्कम्फर्ट इन अपर एब्डोमेन, करंट पेन। कहता है कि डिस्पेप्सिया का अर्थ है कि लगातार जो है डिस्कम्फर्ट, यानी कि अच्छा नहीं लगना पेट में। ठीक है ना, ऐसे डिस्कम्फर्ट रहना। ठीक है, कंफर्टनेस नहीं, आरामदायकता नहीं रहती। ऊपर का पेट यानी अपर एब्डोमेन, यहाँ पे स्टमक है, जहाँ पे हमारा पेट है, और बार बार उसमें दर्द होते रहना। ठीक है, इसको क्या कहा है, इसको कहा है डिस्पेप्सिया कहा है। ठीक है, तो डिस्पेप्सिया के कॉमन सिम्टम जो हैं, सारे के सारे कॉमन सिम्टम जो एलोपैथी में बताया वो क्या है, नंबर 1 पे लिखे, बर्निंग इन द स्टमक और अपर, पेट में जलन होगी। क्या अब पूरे ऊपर के जो ऊपर का, एक तो स्टमक कह रहा है, स्टमक को प्रॉपर पेट को, अपर एब्डोमेन यानी पेट का ऊपर का सारा हिस्सा जो है उसमें जो है जलन होगी। दूसरा नंबर है, लिख लीजिए, एब्डोमिनल पेन, यानी वही बात, पेट में दर्द होना। ठीक है, फिर आएगा ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग का मतलब होता है
भरा भरा रहना, ब्लोटिंग, BLOATING, ब्लोटिंग। ब्लोटिंग का अर्थ है जैसे फुल फिलिंग, जैसे लगेगा पेट भरा भरा है, ठीक है। फिर है बेल्चिंग एंड गैस, अलावा है डकार आने। डकार दो तरह से, एक बेल्चिंग, जब हम बेल्चिंग वर्ड यूज करते हैं ना, उसको कहते हैं डकार आने, जलन नहीं होनी, डकार आने और गैस बननी, ठीक है। ये कौन सा लक्षण है? ये वातज लक्षण है, ठीक है ना। अब अगर हम पहला लक्षण करेंगे बर्निंग इन स्टमक और अपर एब्डोमेन है, तो वो पित्तज का लक्षण है। एब्डोमिनल पेन अगर दर्द हो रहा है, वो वातज का लक्षण है। फिर आ जाएगा ब्लोटिंग, फुलनेस, पेट भरा भरा रहना, इसमें कफज का लक्षण आ गया, ये कफज मानते जो है वो आ गया। बेल्चिंग एंड गैस, बेल्चिंग एंड डकार आना और गैस बना, फिर ये वात का लक्षण आ गया, वातज अग्निमान। अच्छा, वातज और कफज का डिफरेंस आपको करना पड़ेगा थोड़ा, लेकिन ये दोनों एक तरह से इनकी सिम्टम की मैनिफेस्टेशन होती है, इनके जो लक्षण है एक तरह से रहते हैं। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आता है कि जब वो वातज अग्निमांद होगा तो उससे आप पूछो मुंह सूखता है, ठीक है। अगर वो कहेगा हाँ मेरा मुंह सूखता है, तो वातज अग्निमांद की तरफ ज्यादा जाएगा। और देखोगे आप जो मरीज होगा वो ज्यादा कृश होगा, ठीक है, उसकी रुक्षता का गुण जो इसमें ज्यादा आएगा, ठीक है। तो उसमें भी अगर रुक्षता ऐसा गुण होगा, उसमें भी पेट भारी भारी रहेगा, ठीक है। कफज में क्या होता है? कफज अग्निमांद में भी ऐसा होता है, क्योंकि कफ से भरा पड़ा है, कफ की रुकावट के कारण वात का प्रकोप होता है। उसमें भी हमने ये बात करी थी ना कि वात जो है वो योगवाही है। अकेला अगर वातज जो अग्निमांद है उसमें तो वात के प्रकोप होंगे, वात के सारे सिम्टम आएंगे ही आएंगे, लेकिन कफज अग्निमांद में भी कफ जो है वो वात को प्रकोप कर देगा, वात का प्रकोपित हो जाएगा, वात योगवाही है वहां पर, तो वात तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा साथ में। फिर वो इसी कारण जो है डिस्टेंशन होगी, पेट में जो है भारीपन होगा, पेट में हल्का हल्का दर्द भी होगा, ठीक है, मुंह में मीठापन रहेगा, ऐसी जो है वो सिम्टम जो आएंगे। 5वां नंबर इसने बताया नोजिया एंड वॉमिटिंग, उल्टी आने को मन करेगा और नोजिया यानी उल्टी आने को मन करना, वॉमिटिंग यानी वॉमिटिंग हो जाना, ठीक है। अगर जलन के साथ, खट्टे डकारों के साथ उल्टी आ रही है तो वो पित्तज अग्निमांद में है। एसिडिक टेस्ट, एसिडिक टेस्ट का मतलब है मुंह में कड़वापन आ जाना, मुंह में बिटर टेस्ट होना, मुंह का कौड़ापन होना, ये जो है पित्तज अग्निमांद की तरफ इशारा करता है। ग्राउलिंग स्टमक, ग्राउलिंग स्टमक का मतलब है गुड़गुड़ाहट, ये लिख लीजिए सिम्टम, ग्राउलिंग स्टमक यानी कि पेट में जो है गुड़गुड़ाहट होनी, ठीक है। ऐसा लगेगा जैसे पेट में गुड़गुड़ की आवाज आ रही है। अगर वो गुड़गुड़ की आवाज आ रही है तो इसका ये सीधा मतलब है ये कफज अग्निमांद, लेकिन वात का प्रकोप साथ में हो गया, एसोसिएटेड हो गया, ठीक है ना। तो ये सिम्टम जो, ये देखो, ये इंग्लिश में इन्होंने डिस्पेप्सिया की जो है वो बात करी है, ठीक है। अब पंडित जी जो कल वाला आपका जो केस है ना, उसको मैं अभी डिस्कस करता हूँ, 2 मिनट होल्ड कीजिए आप थोड़ा। साम्या, अच्छा आपने स्क्रीन पे पंडित जी डाल दिया है? हाँ जी, मैं अभी करता हूँ डिस्कस जरा, मेरे पास आने दो मेरे को व्हाट्सएप पे। यहाँ पर मैंने दिखा दिया ना सामने। एक मिनट, हाँ जी, हाँ तो पंडित जी आप कर दो, लगा दो स्क्रीन के ऊपर। जो पहला पेज है जिसमें ये इन्होंने करी हुई है, ये पेशेंट की एंडोस्कोपी हुई है। एंडोस्कोपी होती है कि मुंह में ना हम कैमरा डालते हैं, कैमरा डाल के जो देखो जो हमारा स्टमक है ना, जो हमारी फूड पाइप है, सबसे पहले हम कहते हैं खाने की नली होती है फूड पाइप। फूड पाइप पे जो सबसे पहला हिस्सा होता है उसको कहते हैं ईसोफेगस, ठीक है। वो एक तरह से पाइप होती है, जैसे पाइप होती है बिल्कुल, उसको कहते हैं ईसोफेगस। उसका अगला हिस्सा होता है स्टमक,
स्टमक होता है जैसे आपने देखा है ना, राजमा जैसे नहीं होते, बिल्कुल वैसी शेप ही होती है, लेकिन स्टमक हमारा काफी बड़ा होता है। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा लो स्टमक की कैपेसिटी जो है, मतलब साइज इसका बड़ा होगा स्टमक का, तो जिसमें कि खाना हमारा जो है जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला पार्ट जो आता है उसको हम कहते हैं ड्यूडिनम। आप लिख लीजिए, पार्ट्स लिख लीजिए। सबसे पहला पार्ट है ईसोफेगस, उसके बाद आता है स्टमक। स्टमक के बाद अगला पार्ट हमारी बॉडी का है वो है ड्यूडिनम। ड्यूडिनम होती है ग्रहणी, जिसे हम आयुर्वेद में ग्रहणी कहते हैं, एलोपैथी में उसको ड्यूडिनम कहते हैं। ठीक है ना, जितना हम खाना खाते हैं वो जब पचता है, पचने के बाद वो सबसे पहले ड्यूडिनम आता है, ड्यूडिनम में जाता है। ड्यूडिनम के दो पार्ट्स होते हैं, जिस एक पार्ट होता है ड्यूडिनम 1, एक पार्ट होता है ड्यूडिनम 2। ठीक है, D1 एंड D2 ऐसे दो पार्ट्स बताए होते हैं। ठीक है, उसके बाद खाना जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि शुद्ध आंत्र में जाता है, जिसको कि पक्वाशय कहते हैं, पक्वाशय में जाता है। पक्वाशय नहीं कहेंगे, शुद्ध आंत्र में जाएंगे। पक्वाशय जो है वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है नीचे। ठीक है, तो ये पश्चिमानाशय है, जो हमारा ड्यूडिनम है ये पश्चिमानाशय है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो इसमें रिपोर्ट में, तो सबसे पहला पार्ट जो आप रिपोर्ट को देखेंगे ना, सबसे पहली फोटो आप लिंक पे क्लिक करके क्लास में आइए। हाँ जी, मैं किसी को बोल रहा था आप पंडित जी, सबसे पहला जो जहां पे लिखा है ना गैस्ट्रो इसोफेगल जंक्शन, अभी आप क्लास में आ जाइए। गैस्ट्रो इसोफेगल, अब बंद करना दरवाजा प्लीज, आवाज जा रही है। गैस्ट्रो इसोफेगल जंक्शन होता है पेट और जो खाने की नली का जो जंक्शन है, जंक्शन मतलब जहां पे दोनों आके मिलते हैं। सबसे पहली फोटो इन्होंने वहां पे ली हुई है, गैस्ट्रो इसोफेगल जंक्शन। गैस्ट्रो कहते हैं हमारे पेट को, स्टमक। ठीक है, तो गैस्ट्रो इसोफेगल, उन दोनों का जो जंक्शन है जहां पे ये दोनों मिलते हैं, सबसे पहली फोटो इन्होंने वहां पे ली हुई है। ठीक है, दूसरे नंबर पे एंट्रम, यानी कि पेट के अंदर जैसे ही एंटर किया वो एंट्रम, दूसरी फोटो जो है पेट के अंदर की सारी है। ठीक है, तीसरे नंबर की ड्यूडिनम यानी कि ग्रहणी की फोटो लिया D1। फिर चौथे नंबर पे लिखी है ड्यूडिनम D2, जो ग्रहणी की दूसरे नंबर फोटो ली है। ठीक है, फिर ली है फंडस। फंडस पेट का हिस्सा है, पेट के 3 हिस्से हैं। एंट्रम यानी जैसे ही पेट शुरू होता है, फंडस होता है बीच वाला हिस्सा। ठीक है, और बॉडी, ये भी जो है, ये तीनों हिस्से जो हैं, एंट्रम, फंडस और बॉडी, ये तीनों हिस्से जो हैं ये स्टमक के हैं। ठीक है, ड्यूडिनम D1, ड्यूडिनम D2 ये ग्रहणी के 2 हिस्से हैं। गैस्ट्रोइसोफेगल जंक्शन जहां पे हमारी फूड पाइप और हमारा पेट जो है आके मिलते हैं, यानी फूड पाइप से अगला पेट में जाता है खाना। ठीक है ना, तो ये वहां की क्या है, इन्होंने तस्वीरें खींची हैं। ठीक है, अब ये तस्वीरों के अंदर क्या देखते हैं, ये देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा रेडनेस तो नहीं है, अगर ज्यादा रेडनेस होगी यानी कि वहां पे सोजन बहुत ज्यादा है। फिर ये देखते हैं कि वहां पे छोटे छोटे कोई अल्सर तो नहीं है, जख्म तो नहीं हुआ है, वो चीजें देखते हैं। अब आप यहाँ पे चलिए, रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले इन्होंने कहा है, इंडिकेशन इन्होंने दिया डिस्पेप्सिया, अपनी तरफ से उन्होंने ये डायग्नोज बना दिया कि ये डिस्पेप्सिया है। क्या क्या किया इन्होंने, लिखा है मेडिकेशन। ये इसलिए मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूं ताकि जब भी आप रिपोर्ट पढ़ी, कोई भी ऐसी एंडोस्कोपी की रिपोर्ट आएगी, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें आ रही हैं इसके अंदर। इंडिकेशन का मतलब है ये उन्होंने खुद ही डायग्नोज बना दिया है, डॉक्टर ने जिसने ये देखा उसने डायग्नोज बना के कहा कि ये डिस्पेप्सिया है। अब कैसे उसने बनाया मेडिकेशन, उसने जब ये रिपोर्ट देखनी थी तो उसने टॉपिकल ज़ाइलोकेन 10%, ये जो ज़ाइलोकेन 10% होती है ना, ये होती है कि दर्द ना हो, जब हम कैमरा अंदर डालते हैं ना पेट के अंदर, ताकि दर्द ना हो, उस दर्द को रिलीव करने के लिए जेली लगाते हैं उस कैमरे के ऊपर। वो जो पाइप होती है ना, एंडोस्कोपी की पाइप होती है, उसके ऊपर जेली लगाते हैं ताकि जब पेट में जाना है तो उसको दर्द ना हो। ये वो मेडिकेशन यूज करी।
अब क्या लिखा, प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर है ईसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी। कहने का अर्थ है ईसोफेगस को देखना, गैस्ट्रो यानी पेट को देखना, और ड्यूडेनोस्कोपी, स्कोपी मतलब कैमरे से, जैसे हम कहते हैं ना सिनेमेटोग्राफी, ठीक है ना, जैसे हम किसी की फोटोग्राफी कहते हैं ना, फोटोग्राफी करनी, किसी की पिक्चर लेनी, ऐसे इन्होंने क्या कहा है कि हमने क्या किया है, ईसोफिगो गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्कोपी करी है। स्कोपी यानी इन तीनों को हमने देखा है, जैसे हम कहते हैं ना माइक्रोस्कोप, स्कोप होता है ना, माइक्रोस्कोप, माइक्रो यानी छोटे छोटे कीटाणु को जो देखता है उसको माइक्रोस्कोप, ऐसे ही इन्होंने उसकी तीनों चीजों की स्कोपी की है, स्कोपी यानी उसको देखा है। अब इनकी फाइंडिंग्स क्या है, अब देखो आप क्या फाइंडिंग्स है। ईसोफेगस में सबसे पहला जो इन्होंने देखा गैस्ट्रो ईसोफेगल जंक्शन, आप पहले वाला देखो हिस्सा, उस हिस्से को इन्होंने देखा, उसकी इन्होंने डिटेल बताई, कहा कि नॉर्मल म्यूकोजा, नॉर्मल म्यूकोजा यानी कि जो वहां की लेयर थी वो नॉर्मल है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं। जो जीई जंक्शन है, जो जीई जंक्शन यानी कि ये जो हिस्सा है, ये उन्होंने कहा कि हमने ये 39 सेंटीमीटर हिस्सा देखा है। नो हाइटस हर्निया, हाँ। अब ये जंक्शन हम क्यों देखते हैं एलोपैथी के, अब मैं आपको ये थोड़ी एलोपैथी की बात ही बता रहा हूँ ताकि आपको लगे, ये इसलिए कि पंडित जी ने कहा था कि रिपोर्ट आपको पता होनी चाहिए कैसे देखनी। इसमें लिखा है नो हाइटस हर्निया। हाइटस हर्निया क्या होता है, हाइटस हर्निया होता है कि जब पेट जो है ना, हमारा एक डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम यानी कि लंग्स के नीचे एक हिस्सा होता है डायाफ्राम, जो डायाफ्राम होता है हमारे लंग्स यानी फेफड़ों को पेट से जुदा करता है, ठीक है। और हाइटस हर्निया क्या होता है, हाइटस हर्निया होता है जब पेट का कुछ हिस्सा ना खींच के ऊपर की तरफ आ जाता है, वो क्या है थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, डायाफ्राम के ऊपर आ जाता है, उसको हाइटस हर्निया कहते हैं। जब ये भी एक कंडीशन है, ये एक बीमारी है हाइटस हर्निया। अगर किसी को हाइटस हर्निया हो जाए ना, उसका पेट का कुछ हिस्सा ऊपर को आ जाता है, ईसोफेगस के साथ, ईसोफेगुड पाइप भी ऊपर खींची जाती है, पेट का भी हिस्सा ऊपर आ जाता है, तो बिल्कुल उसको वैसे सिम्टम होने शुरू हो जाते हैं, उसको जलन, खट्टे डकार बार बार, और मुंह पे ऐसे उछल के पानी बार बार ऊपर आता है। तो ये फाइंडिंग जो है एंडोस्कोपी में मिलती है। यहाँ पे लिखा हुआ है नो हाइटस हर्निया, उसने कहा कोई हाइटस हर्निया नहीं है, ठीक है, इसका मतलब हाइटस हर्निया नहीं है। नो वेराइसिस, वेराइसिस होते हैं जख्म, लिख लीजिए आप ये पॉइंट, वेराइसिस होते हैं जख्म। वेराइसिस, ये वेराइसिस वर्ड यूज किया है फूड पाइप के लिए, ईसोफेगस के लिए। जब ईसोफेगस में जख्म होते हैं, हिंदी में लिख लो चाहे जैसे मर्जी लिख लो, ईसोफेगस में जब जख्म होते हैं तो उसको हम कहते हैं वेराइसिस, ईसोफेगियल वेराइसिस कह देते हैं, वेराइसिस कह देते हैं। अब नेक्स्ट इसने बताया स्टमक, अगला भाग लिखा है स्टमक। स्टमक में लिखा है एरिथमा इन एंट्रम, एंट्रम लिखा है ना, एक रिपोर्ट में लिखा है एंट्रम, उसमें लिखा है इन्होंने रिदिमा। रिदिमा का मतलब होता है लालगी। रिदिमा को अगर हम हिंदी में समझें तो उसे कहते हैं लालगी। तो इन्होंने इस रिपोर्ट में देखा, इन्होंने कहा रिदिमा है इसमें, रिदिमा यानी पेट में लालगी है, इसका मतलब इन्होंने कहा पेट में थोड़ी सी सूजन है, ठीक है। फंडस एंड बॉडी नॉर्मल, एंट्रम यानी शुरुआत में, पेट के स्टार्ट में कहते हैं रिदिमा है, फंडस में और बॉडी में कहते कुछ नहीं है, नॉर्मल है। नो अल्सर और ग्रोथ, वहां पे कोई अल्सर नहीं है और कोई ग्रोथ भी नहीं है। ग्रोथ का मतलब होता है कोई कैंसर ना हो, ग्रोथ मतलब होता है कोई एक्स्ट्रा सेल्स ना बने, कैंसर को देखना होता है। ये भी क्लियर हो गया। अभी तक हमको क्या डिफरेंट चीज मिल रही है, रिदिमा इन एंट्रम, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सूजन है, कहाँ पे, स्टमक के बिल्कुल स्टार्ट में। अब आ जाइए ड्यूडिनम, ड्यूडिनम की बारी आई, यानी कि ग्रहणी की बारी आई। तो D1 नॉर्मल म्यूकोसा, यानी उसका जो म्यूकोसा होता है उसकी जो ऊपर की जो लाइनिंग है ना, जो उसकी मासल लाइनिंग है ऊपर की जो, ठीक है ना, जो लेयर है वो नॉर्मल है, ठीक है। नो अल्सर और डिफॉर्मिटी, यानी कि यहाँ पे कोई अल्सर नहीं है। फिर D2 नॉर्मल म्यूकोसा, D2 यानी कि ड्यूडिनम का दूसरा हिस्सा, नॉर्मल म्यूकोसा एंड फोल्ड्स, उसमें भी बिल्कुल नॉर्मल है।
अब इम्प्रेशन यानी इन्होंने फाइनल डायग्नोज बना दिया कि डायग्नोज है क्या। एंट्रल गैस्ट्राइटिस का मतलब जो पेट का एंट्रम है, जो स्टार्टिंग वाला हिस्सा में, उसमें गैस्ट्राइटिस, जहां पे भी, ये चीज आप लिख लीजिए, जहां पे भी आइटिस लिखा है ना, आइटिस का मतलब है पाक, पका हुआ है, वहां पे सूजन है, ठीक है। तो एंट्रल गैस्ट्राइटिस का मतलब है उसके पेट के ऊपरी के हिस्से में जो है सूजन है, ठीक है। अब अगला पॉइंट लिख लीजिए, बायोप्सी डन फॉर एच पाइलोरी पॉजिटिव। कहते हैं एच पाइलोरी क्या होता है, अब यहां पे देखिए, एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है, एक कीटाणु है, जिसको पेट में अक्सर, जिनको ये पेट की प्रॉब्लम रहती है ना, पेट में डिस्कम्फर्ट रहता है, खाने को मन नहीं करता है या दर्द रहता है, उनका हमेशा वो देखते हैं कि कहीं कोई कीटाणु तो नहीं है, तो वो एच पाइलोरी के लिए वहां से वहां पे पीस ले लेते हैं। बायोप्सी का मतलब होता है वहां से पीस ले लिया, पीस इन्होंने लिया, उस पेट के हिस्से का छोटा सा पीस खींच के ले लिया था कैमरे में, फिर उसकी शिनाख्त इन्होंने करी, उसको देखा, तो उसमें से उन्होंने देखा कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो था वो पड़ा हुआ था, फिर ये एंटीबायोटिक देते हैं उसके लिए पेशेंट को, ठीक है ना। ये तो एलोपैथी की बात है, ये तो हमने रिपोर्ट देख ली, ठीक है। अब पंडित जी आप बताओ, ये जो पेशेंट है, इसकी जो दूसरी है रिपोर्ट वो नॉर्मल है, वो जो अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड को यहाँ पे हमने इतना करने की नहीं, क्योंकि उसकी हर चीज जो है, आप अल्ट्रासाउंड इनको दिखा दो, हर चीज नॉर्मल है, नॉर्मल स्टडी है, उसको हमको डिटेल करने की जरूरत नहीं। एंडोस्कोपी बहुत जरूरी होती है, एंडोस्कोपी देखनी चाहिए, और हर पेशेंट की जो एंडोस्कोपी करवा के लेके आता है वो आप जरूर देखा करो, ऐसे पढ़ा करो जैसे मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो अब इसका सिम्टम आपने पेशेंट का देखना है, हमने कभी भी रिपोर्ट के ऊपर नहीं जाना, एक बात हमेशा याद रखना, हमने पेशेंट की हिस्ट्री के ऊपर जाना। पेशेंट आपको क्या हिस्ट्री दे रहा है, पेशेंट की हिस्ट्री से आपने जज करना है कि डिजीज कितनी जो है बढ़ी हुई है और कितनी नहीं है, और आपकी जजमेंट होनी चाहिए कि ये डिजीज ठीक हो सकती है कि नहीं हो सकती, ठीक है। अब इस पेशेंट की मेरे को डिजीज नहीं पता, पर मेरे को इतना पता है कि इस पेशेंट को जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इतनी ज्यादा है नहीं, एंट्रम में सिर्फ गैस्ट्राइटिस है। अब मेरे को लगता है ये जलन इतनी नहीं इसको पेशेंट को होगी जितनी वो कहता होगा कि दर्द हो रहा है जी, पेट में भारीपन है। ये पंडित जी बताएंगे कैसा है। जो रिपोर्ट है ना, मुझे हमारे इस विद्यार्थी में से किसी ने भेजा है, अगर कोई हो आप यहाँ देख रहे हैं तो कृपया बताइए सर। जी मैंने भेजी है रिपोर्ट। नमस्ते सर। तो जो पेशेंट है उसको पेट में गैस रहती है और जलन तो है ही अपर स्टोमक में, और हाँ डिस्कम्फर्ट रहता है, पूरे दिन भर पेट भारी भारी रहता है, और ऑफिस में जॉब करती है वो, तो मतलब पूरे दिन भर उसका मन नहीं लगता काम में, क्योंकि ये पेट खराब हो जाता है पूरा उसका। जलन कितनी होती है ये बताइए। जलन बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन हल्की होती है, लेकिन गैस जो है ना, गैस से उसको काफी प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ ठीक है। तो पित्तज अग्नि मांद्य उसका इतना नहीं है, लेकिन ये पित्तज अग्नि मांद्य डेवलप हो सकता है, ठीक है। उसको गैस, पेट भारी भारी रहता है ना, है ना जी, भारीपन रहता है ना पेट में, और क्या है जी सर। मेनली तो वही है कि सर गैस फूल जाता है, पेट फूल जाता है पूरा एकदम। हाँ, तो इसमें हमने जो औषधियां देनी है ना, देखिए ये बड़े ध्यान से देखना है, इसमें हमने दीपन और पाचन औषधियां जो है ये दो चीजें देनी है, ठीक है। दीपन पाचन औषधि ज्यादा देंगे, और साथ में घी जरूर देंगे, थोड़ा सा घी वाली चीजें, इसलिए घी से बनी मेडिसिन इसलिए देंगे ताकि उसका जो वो सूजन है वो थोड़ी कम हो, क्योंकि ये आगे पित्त विदग्ध अजीर्ण में ना कन्वर्ट, अभी ये अजीर्ण की तरफ जा रहा है, अग्नि मांद्य से अजीर्ण की तरफ जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये कहीं ना कहीं विदग्ध अजीर्ण में कन्वर्ट ना हो जाए, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग आनी शुरू हुई है उसकी, ठीक है ना, तो ये है सर। अगर इससे अगर इनको पेट में ये इन्फ्लेमेशन है जो कि गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, तो उस समय में हम ऐसी कोई मेडिसिन देते हैं जिससे दीपन पाचन होता है, तो ये तो बहुत ही एकदम पेट को जलाने वाली होती है दीपन पाचन वाली मेडिसिन, तो उनको इश्यू नहीं होगा क्या अगर पेट में पहले उनको गैस्ट्राइटिस है तो? हाँ, इसमें जो है हल्का दीपन पाचन देंगे आप,
ऐसा है ना कि आप पित्त शामक जो दवाई है दीपन, जैसे आपका नागर मोथा हो गया, इसमें आपने जो अविपत्तिकर चूर्ण है ना, सुनिए गजनानंद जी, जो अविपत्तिकर चूर्ण है ना, सुनो आप, अब मैं इसकी ट्रीटमेंट कैसे बताता हूँ। अविपत्तिकर चूर्ण देना, अविपत्तिकर चूर्ण में सूंठ भी है, दीपन द्रव्य है, लेकिन अविपत्तिकर चूर्ण जो है पूरे ओवरऑल में शीतवीर्य है। अविपत्तिकर चूर्ण में आपने थोड़ा सा पंचकोल चूर्ण जरूर डालना है। ओके सर, समझे? अविपत्तिकर चूर्ण 100 ग्राम में पंचकोल आप 20 से 25 ग्राम डाल दो, इस पेशेंट को बड़ी जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। डॉक्टर साहब यहाँ पर अगर हम नागर मोथा और शंखवटी देंगे तो कैसे रहेगा? शंखवटी ठीक है, शंखवटी ठीक है। नागरमूथा फिर वही काम करेगा, पाचन का, दीपन का, और पाचन का काम करेगा। यहाँ ये शीत, ये पित्त शामक भी है, और शंखवटी के साथ अगर हम लेंगे तो थोड़ा उसके गैस में भी काम करेगा। हाँ बिल्कुल, लेखन का काम बढ़िया रहेगा सर, ये लेखन का काम। यहाँ एक बात आपने ध्यान रखनी है कि उसको गैस्ट्राइटिस बहुत ज्यादा नहीं है, डिस्कम्फर्ट भी है। गैस्ट्राइटिस बढ़ सकता है, ठीक है, अभी नहीं है, इसलिए दोनों चीजें देंगे। बीच में पाचन, दीपन पाचन द्रव्य जरूर देंगे साथ में, ताकि उसका पाचन क्रिया जो है वो अच्छी रहे। इसके तो जो फिर भोजन है ना, भोजन एकदम लघु आहार दे दो, मूंग की दाल या कोई फल, सेब हो गया, अनार हो गया, फल दे दो। हाँ, क्योंकि अनार दे दो, उसके बाद अनार बहुत अच्छा है इसके लिए, अनार दे दीजिएगा। हाँ अनार सही जो है, पंचकोल जैसे ही उसका स्वेलिंग, पित्त की जो अप्रवृत्ति जो हो रही है ना, वो जैसे जब कम हो जाएगा, उसके बाद फिर गैस के लिए फिर बहुत सारी जो दवाइयां हैं वो देने में आसान रहेगा। फिर पहले तो उसकी जो स्वेलिंग जो है उसको कम करो, पहले जो पित्त बढ़ रहा है उसके स्टमक में। हाँ, पित्त शामक के साथ थोड़ा सा जरूर दो, हल्का सा पंचकोल। जैसे मैंने कहा ना, पंचकोल किस लिए होता है सर? दीपन पाचन। पंचकोल में है ना, पिपली, पिपला मूल, चवे, चित्रक, सोंठ, ओके ओके, वो दीपन पाचन करने वाले द्रव्य ना। 20 ग्राम डाल दो आप, अविपत्तिकर चूर्ण 100 ग्राम लो, उसमें 20 ग्राम पंचकोल डाल दो, और कामदूधा रस डाल दो चाहे साथ में 10 ग्राम, ठीक है। ओके सर। शंखवटी, हाँ शंखवटी भी दे सकते हो आप, शंखवटी पंडित जी ने कहा वो सही है, ठीक है। वहां से हाँ, यहाँ पे जो पित्त मेन नहीं है, यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखना, पित्त फैक्टर मेन नहीं है इसमें, पीछे का फैक्टर जो है कफ और वात है, कफ और वात है, वो जैसे ही ठीक होंगे ना, पित्त फैक्टर ठीक होना शुरू हो जाएगा। आवरण जन्य व्याधि लग रहा है। आवरण, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये यहाँ पे शुद्ध पित्त फैक्टर नहीं है। योगेश सर, इसमें अभ्यादिष्ट देना सही रहेगा? नहीं, अभ्यरिष्ट नहीं देना, वो बहुत तेज है, तेज है थोड़ा, वो नहीं देना। क्या है वैद्य ईशुकांत जी? कुमारी आस्तव दे सकते हो आप, कुमारी आस्तव बहुत अच्छी, कुमारी आस्तव बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है। सर यहाँ पर अगर हम सर अगर हम यहाँ पर रिपोर्ट देख के अगर हम ये डायग्नोज करना चाहें कि इसको वातज अग्निमांद्य है कि पित्तज है कि कफज है, तो क्या हम रिपोर्ट देख के पहचान सकते हैं? और इसको अभी कौन सा प्रॉब्लम होगा मतलब? नहीं, इसमें आपने साथ में हिस्ट्री लेनी है। ओके, उससे आपने ये पूछना है कि तेरे को ये जलन जो खट्टे डकार है ये कब से आ रहा है। फिर उससे आपने उससे ये पूछना है कि ये तेरे को कब से है प्रॉब्लम। वो कहेगा कि जी मेरे को बड़ी, लेडी कहेगी बड़ी देर से है जी, तो पहले क्या होता था? वो कहेगी जी पहले जो है मेरे था गैस और पेट भारी भारी रहता था, और फिर खट्टे और जलन खट्टे, ये आजकल हो रहा है जी, अब होना शुरू हो गया खट्टे डकार या जलन। हाँ वही संशयम प्रकोपम च प्रसरम स्थान संशय बोला है, सड़ क्रिया जो है उसको देखना है हमें। हाँ, अब आप ये समझो कि पहले क्या चल रहा था, पीछे की हिस्ट्री लेनी है उसकी। ये एंट्रल गैस्ट्राइटिस तो अब हुआ है, आप ये बात ध्यान, हाँ अगर उसको ये होता ना तो इसकी रिपोर्ट बहुत जबरदस्त नहीं थी। अगर वो क्या कहते हैं अमल पित्त में जाता, ठीक है, रिफ्लक्स एसोफेजिटिस, वो सब कुछ होना था, ठीक है। पहले आप ये बताओ मेरे को कितने साल से है ये प्रॉब्लम? सर अभी पहले उसको पित्त का प्रॉब्लम रहता था काफी, मतलब स्किन पे रेड कलर के वो एक्ने वगैरह ये सब रहते थे। अभी जब से जॉब करने लगी है 1 साल से, तो उसका बहुत ज्यादा, क्योंकि मेंटल टायरिंग जॉब है, तो
मतलब नहीं, इंजीनियर है एंड उस पित्त की बात छोड़ो, आप मेरे को ये बताओ उसको ये पेट की प्रॉब्लम कब से थी? अभी 1 ईयर से होने लगा है उसको। हैं 1 ईयर से? 1 ईयर से। तो गैस वगैरह उसको पहले भी बनती थी? गैस वगैरह नहीं बनती थी, बट उसको बोलती थी कि जलन थोड़ा रहता था पेट में, मतलब वो पहले से ही है। बाकी अभी गैस वगैरह ये ज्यादा बनने लगी है। पहले गैस ही रहती थी? जी सर। पहले जलन होती थी? पहले केवल जलन होती थी, अभी गैस। बाकी अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आई कैन आस्क एंड चलो ठीक है, वी कैन डिस्कस टुमारो। चलो, जो भी कोई बात इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मैं दे सकता हूँ पेशेंट से। ठीक ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। आप ये आपको पता लग गया ना कि कैसे स्टडी कैसे करनी है एंडोस्कोपी? जी सर। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। कुछ पूछना है इसमें? सर उनके जो यूरिया लेवल वगैरह बढ़ा हुआ है ब्लड, वो उसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देते कि वो क्यों बढ़ रहा है। क्रिएटिनिन का भी कुछ इशू था किसका? इसी रिपोर्ट में। इनका क्रेटिनिन बढ़ रहा है? इनका क्रेटिनिन, हाँ शायद ब्लड यूरिया और क्रिएटिनिन का कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे है नॉर्मल रेंज से। क्रेटिनिन नहीं होगा, यूरिक एसिड होगा। हाँ सर, यूरिक एसिड, सॉरी, यूरिक एसिड भी था और क्रिएटिनिन से रिपोर्ट देख लेता हूँ। हाँ, तो फिर इनमें दोनों चीजें आ रही है ना। पित्तज, देखो यूरिक एसिड बढ़ रहा है, यूरिक एसिड वो आ रहा है ना, वात रक्त भी हो रहा है ना। तो बात यही है कि वात रक्त है तो खाना नहीं पच रहा, उसी से यूरिक एसिड बढ़ रहा है। यूरिक एसिड पित्तज फैक्टर भी है इनका, ठीक है। पित्तज फैक्टर के साथ साथ इनका अजीर्ण भी है, ठीक है। दोनों बातें हैं, दोनों चीजें। इसका मतलब है इसका जो बेसिक नेचर है वो पित्तज है। आप इनकी नेचर पे जाओ, आपने कहा इसके दाने भी हो जाते थे, खारिश भी होती थी, ठीक है। कैसे इनके बाल, कैसे घुंघराले बाल हैं? हाँ सर, घुंघराले हैं थोड़े। तो ये पित्तज प्रकृति की लेडी हैं, ठीक है। लेकिन पित्तज ही फैक्टर मेन है, पर इनको पित्तज इतना बड़ा नहीं। 1 साल से ये प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि एंट्रल गैस्ट्राइटिस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, तो अजीर्ण साथ में है। इनको अजीर्ण की स्थिति ठीक करनी, मैंने ठीक कहा है आपको। अभी पत्ती का चूर्ण 100 ग्राम दो, थोड़ा सा पंचकोल डालो बीच में, ठीक है, 20 ग्राम। ओके ओके। फिर बताना मेरे को क्या कहती हैं, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, कब्ज कॉन्स्टिपेशन भी थोड़ा है, मतलब, लेकिन प्रॉब्लम उनको गैस का ज्यादा वो रिपोर्ट कर रही है। और सर ये अमाउंट कितना देना है उनको और कैसे देना है? आप इनको पहले ना आधा चम्मच देना खाना खाने से पहले। खाना खाने के पहले 3 टाइम? 2 टाइम। और शंखवटी इनको 2 गोली खाना खाने के बाद देना, ठीक है। ओके। कामदूध रस भी 10 ग्राम डाल देना उसमें, अभी पत्तीकर और पंचकोल में। पंचकोल, ठीक है सर। ये करना आप, ठीक है। फिर मेरे को बताना इसमें। श्योर, थैंक यू। इतनी बात हो गई है ना। अब कितना टाइम हुआ हमारा? चलो कोई नहीं, अपने पास अभी तो टाइम है, चलते हैं आगे। तो अब ये हमने 3 बातें कर ली, वातज अग्नि मानदेय, पित्तज अग्नि मानदेय, कफज अग्नि मानदेय। देखो सबसे पहले अग्नि मानदेय ही होता है। अग्नि मानदेय के आगे ये डिजीजेस होनी है, ग्रहणी है या अजीर्ण है, ये सारी स्थितियां तब आएंगी। अम्ल पित्त या जितनी भी चीजें हैं ना, ये आगे बढ़ के आगे जब उपद्रव हो जाते हैं ना, उपद्रव होके ये डिजीजेस जो है वो बनती हैं। तो अब चिकित्सा सूत्र क्या है? अब ये जितनी भी चीजें मैंने आपको ये बताई है ना, ये पीछे अभी चलो ये तो बात पर काफी, हाँ ना। अब मैं जो चिकित्सा सूत्र बताने लगा हूँ, ये चिकित्सा सूत्र अष्टांग हृदय में बताया हुआ, ठीक है, ये नोट कीजिए। कहता है अग्नि मानदेय के कारण, लक्षण तथा रोगी के अवस्था विशेष को देखते हुए अग्नि मानदेय के रोगी को स्नेह घृत का उपयोग कराना चाहिए, ठीक है। तथा विविध प्रकार के आसव, अरिष्ट, अग्नि, दीपक, ये सामान्य चिकित्सा सूत्र बता रहा है, अभी विशेष नहीं बताया इसने। सामान्य चिकित्सा सूत्र में क्या कहता है
कि घृत पिलाना चाहिए, विविध प्रकार के आसव देने चाहिए, अरिष्ट देने चाहिए, अग्नि दीपक चूर्ण देने चाहिए, क्वाथ देने चाहिए एवं हितकर आहार विहार का सेवन कराया जाना चाहिए। इससे शरीर और अग्नि दोनों के बल की वृद्धि होती है। तो मतलब मेनली आप ये लिख लीजिए चिकित्सा सूत्र में क्या क्या देना चाहिए। घृत नंबर 1 पे लिख लीजिए, घृत दें उसको, आसव दें, अरिष्ट दें, अग्नि दीपन चूर्ण दें, क्वाथ दें, ठीक है ना, ये चीजें इनको देनी चाहिए। तो अब क्या कहता है आगे, नेक्स्ट दूसरे नंबर पे कहता है जिस दोष विशेष से अग्नि मांदे हुआ है, जो दोष विशेष आपको लग रहा है कि इससे अग्नि मांदे हुआ है, उस दोष की शामक औषधों के क्वाथ कल्क से सिद्ध घृतों का प्रयोग करना चाहिए। घृत भी कैसा देना चाहिए, मान लो अगर आपको लग रहा है कि ये वातज अग्नि मांदे है, कफज अग्नि मांदे है, कफज अग्नि मांदे है तो दीपन पाचन औषधियां उसमें देंगे, तो आप जो है कैसा घृत देंगे, कैसा, जो कि शुंठी आदि घृत हो गया, या यही पंचकोल आदि घृत है, वो भी ऐसे बना के इनको बना के आप जो है वो दे सकते हो, ठीक है ना, जिसमें कि दीपन पाचन औषधियां जो हो, ठीक है। और अगर पैथिक है तो पैथिक में आप क्या करोगे, तिक्त घृत है, जैसे तिक्त द्रव्यों से बने जो है मधुर, हाँ अब हम पित्त को क्या करते हैं, अलका पित्त को बढ़ाती है, तो मधुर तिक्त और कषाय द्रव्य जो है वो पित्त को शांत करते हैं। तो मधुर तिक्त कषाय वाले ऐसी औषधियां हैं, उससे बने हुए घृत जो हैं वो पित्तज अग्निमांद में आप दे सकते हैं, ठीक है। कफज अग्निमांद में फिर दीपन पाचन द्रव्य जो है वो देने हैं आपको, ठीक है, ऐसे है। क्वाथ कल्क से सिद्ध घृतों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे घृत अग्नि को प्रदीप्त करते हैं जिससे गुरु अन्न का भी पाचन हो जाता है। तो देखो पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, घृत देने का कॉन्सेप्ट है कि उसने अग्नि को प्रदीप्त करना है। अगर पित्तज है तो तिक्त घृत दो, घृत क्या होगा, अग्नि को प्रदीप्त करेगा, लेकिन पित्त का जो द्रव्यांश है उसको कम करेगा, ठीक है ना, जिसके कारण वो पित्त बढ़ रहा है, पित्त खराब कर रहा है, डिस्टॉर्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे है। अग्निमांद के कारण अपक्व पुरुष का यदि अतिसरण होता हो तो दीपन पाचन द्रव्यों से सिद्ध या उनसे संयुक्त घृत का उचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। कहता है कि अगर अग्निमांद से अपक्व पुरुष, कहने का मतलब अधपका, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, कईयों को बकरी के मेंगने की तरह आती है, मोशन आ रही है, यानी कि उसको अधपका है, पका हुआ भोजन ने जो है, भोजन पक के नहीं आ रहा, ठीक है ना। कई बार तो हम देखते ही हैं कि भाई जो है मोशन के अंदर जो है वो पचे ही नहीं होते, जो अनपका जो अन्न नहीं आ जाता है, जो आपने खाया होता है, जो दाल सब्जी जो भी खाई होती है वही आ जाती है ना। तो इसका मतलब वो पक नहीं रहा, ठीक है ना। तो उसको पकाने के लिए दीपन पाचन औषधियां जो है ऐसी की, ये चीजें आपने पूछनी है पेशेंट से, पूछ के फिर उस हिसाब से। इस योजना से जठरा अग्नि का समीपवर्ती जो समान वायु है जो पेट के अंदर होती है, प्रसन्न एवं सम अवस्था में होकर स्वर्गगामी हो जाता है और अग्नि को बलवान बनाता है। इससे क्या होगा, ये चीज, ये आपने सिम्टम पूछना है उसको कि अपक्व पुरुष तो नहीं आ रहा, प्रॉपरली पक रहा है कि नहीं पक रहा, ये चीज जो, ये स्थिति देखे फिर उस हिसाब से उसको देखें। ये सिर्फ अभी चिकित्सा सूत्र, अभी मेडिसिन नहीं आ रही है, मेडिसिन आगे बताएंगे स्पेसिफिक जो है। जब पुरुष की अग्नि मंद हो और उसका मल कठिन हो गया हो तथा मल निकालने के लिए शौच के समय प्रवाहन करना पड़ता हो तो उसे उचित मात्रा में पंच लवण मिश्रित घृत का पान कराना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जिनको मलावरोध है, जिनको मोशन बिल्कुल टाइट है, ठीक है, सख्त है, बहुत ज्यादा हार्ड स्टूल है, मोशन आ ही नहीं रहा है, ठीक है, बहुत जोर लगाना पड़ता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे कफ और वात दोनों में बने हुए हैं, ठीक है, ये बात यहाँ पे। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे मल को ढीला करना है। तो मल को ढीला करने के लिए पंच लवण मिश्रित घृत, पांचों तरह के जो लवण है उनसे मिश्रित जो घृत है वो देना चाहिए उसमें, ठीक है, ये लिख लीजिए। अब इस घृत का प्रयोग किस तरह बताया, दो प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। या तो घृत पिलाकर तुरंत भोजन करावें, या तो ये घी पिला दें आप और उसके बाद ही साथ में भोजन करा दें, ठीक है। या आधा भोजन पहले पुरुष जो है वो खाना खा ले, जब आधा भोजन खाया उसके बाद फिर घृत पिलाकर
फिर दोबारा से खाना जो है उसको खिलाना चाहिए। ठीक है, ये दो चीजें। अब ये जितनी रेफरेंसेस हैं ये सारी की सारी चरक चिकित्सा स्थान 15वें अध्याय में, जहाँ पे गृहिणी चिकित्सा स्थान गृहिणी चिकित्सा का बताया हुआ है ना, वर्णन किया है, वहां पे ये सारी बातें जो है वर्णन वहां से दिया है इन्होंने सारा। ठीक है, ये चीजें साथ साथ में आपको पता होना चाहिए कहाँ से ये वर्णन लिया हुआ है इन्होंने। ठीक, अग्नि की रक्षा की दृष्टि से सम मात्रा में आहार कराने से अग्निबल की वृद्धि होती है। सम मात्रा यानी बैलेंस्ड डाइट जो है वो जरूर करवाओ। जिसको अग्नि मानदेय हुआ है उसको कम मात्रा में खाना दो, लेकिन वो बैलेंस्ड होना चाहिए। आपका जो खाना जो है हर तरह की चीज थोड़ी 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 थोड़ी, और लघु भोजन जो है वो होना चाहिए। ठीक है, अग्निमान्य होने पर उचित मात्रा में स्नेह, जो पहले ही बात कर चुका है, अन्न, चूर्ण, आसव, वृष्ट तथा सुरा के प्रयोग से जठराग्नि का बल बढ़ जाता है। ये रेफरेंस भी इन्होंने चरक चिकित्सा से दिया है। जो पहला रेफरेंस आपको ये घृत वगैरह की बात करी थी ना पीछे, वो पहले वो अष्टांग हृदय में दिया था, और उससे मिलता जुलता ही है जो चरक जी ने, वो चरक ने भी यही बताया कि स्नेह, अन्न, चूर्ण, आसव, अरिष्ट तथा सुरा के, यहाँ पे सुरा का बताया। सुरा यानी जैसे कांजी है, कांजी सुरा में आती है। ठीक है ना, तो सुरा थोड़ा सा शराब की तरह जो बना के, आसवरिष्ट भी एक तरह से आते हैं, लेकिन सुरा, कांजी जो है वो सुरा में जो घड़े में डाल के बनती है ना, वो सुरा ज्यादा मानी जाती है। सुरा के प्रयोग से जठराग्नि का बल बढ़ जाए, उससे जठराग्नि बढ़ती है। जिस प्रकार सार युक्त लकड़ी की अग्नि बहुत देर तक स्थिर और प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार स्नेह युक्त अन्नपान आदि के समुचित प्रयोग से जठराग्नि बहुत दिनों तक स्थिर एवं प्रज्वलित रहती है। सार युक्त लकड़ी मेरे ख्याल इन्होंने घी से बनी हुई जो लकड़ी जो काफी देर तक प्रज्वलित रहती, वैसे ही अगर घी हम पिलाएंगे तो उससे जठराग्नि जो है वो प्रदीप्त रहेगी काफी देर तक। ठीक है, तो घी का प्रयोग बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, जठराग्नि को अब तभी कहते हैं ना, जब किसी का पेट नहीं ठीक होता, किसी बुखार है, उसकी जठराग्नि जो है वो बहुत कमजोर होती है। जठराग्नि कमजोर होती है तो उसको कहते हैं कृष्णा दो। कृष्णा यानी उसको खिचड़ी दो। खिचड़ी में कहते हैं घी डाल दो, ज्यादा से ज्यादा घी डाल दो। एक तो खिचड़ी लघु पाकी है, ठीक है, ऊपर से घी डाल दो, अच्छा सा घी डाल दो। और ये बहुत अच्छी डाइट है, जिसका भी पेट खराब है ना, उसको खिचड़ी में घी डाल के मिक्स करके अच्छे से प्योर घी, गाय का घी डाल के उसको खिलाओ। एक तो उसको भूख लगेगी बहुत, उसकी जठराग्नि प्रदीप्त होगी, सारा उसका जो चाहे वो ज्वर है, वो भी ज्वर में भी यही होता है, मंद अग्नि होती है। ठीक है, तो उसमें ठीक रहेगा। किसी भी तरह का बुखार है, किसी भी तरह की पेट की खराबी है, तो घी और कृष्णा, ये इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ठीक है, कृष्णा किससे बनी हो? काले नमक से बनी हो तो बहुत अच्छे है। काला नमक डाला और काली मिर्च। ये दीपन, अभी आप कह रहे थे ना कि दीपन पाचन, वो भैया अभी बात कर रहे थे गगन जी, गगनानंद जी, आप उस पेशेंट को ये दे सकते हो, उसको को दीपन पाचन औषधियां देनी है, ठीक है, तो घी डाल दो। ठीक है ना, उसमें खिचड़ी में घी डाल दो, काला नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाल दो। ठीक है, तो देखना कैसे उसको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे हैं। ठीक है, भोजन के पच जाने पर हितकर और परिमित मात्रा में आहार करने वाला व्यक्ति चिरकाल तक स्वस्थ रहता है। हितकर यानी अच्छा आहार, परिमित यानी थोड़ा थोड़ा करके खाने वाला। तो अग्निमान्य में वात आदि दोष तथा रस रक्त आदि धातुओं की विषमता ना होने पावे, इस बात का ध्यान रखते हुए अग्नि को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी जितनी भी मैंने आपको पढ़ाई है ना चीजें, पॉइंट्स जितने भी बताए हैं, ये सारे के सारे चरक चिकित्सा स्थान के 15वें अध्याय में जो है वो बताए हुए हैं। ठीक है, वहां से ये सारी की सारी रेफरेंस जो है वो दी हुई है। ठीक है, बाकी है अवस्थित चिकित्सा है, ये कल से शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक है पंडित जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद।